वहाँ हमको डायमंड दिखाया गया, हीरे जो पॉलिश थे, और वहीं पे रॉ डायमंड भी पड़ा था। हमने कहा अगर हमको रॉ डायमंड मिलता जो ज़मीन से खोद के जब निकाला जाता है तो हम तो उसको फेंक देते कि कांच का टुकड़ा है। तो इसी तरह की कहानी हमारे काला नमक की है। तमाम 1 लाख से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं अपने देश में धान की, सब ऐसे फीकी पड़ी हैं, लेकिन हमने एक के पीछे अपना ध्यान लगाया तो मालूम हुआ वो वाकई तराशने पर ये हीरे से ज़्यादा कीमती है। तो इसी से जोड़कर मैं पूछती हूँ, बच्चों के भविष्य को आपने बहुत अच्छे से निर्धारित किया है और बहुत अच्छे से सुनिश्चित किया है। भारतीय किसानों की अगर हम बात करें तो उनके लिए 3 शब्द आपके जहन में कौन से आते हैं? वो 3 शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो है इनोवेशन। दूसरा है कि खेत में कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा मिट्टी ही पलट के करिए, और नई नई तकनीक का इस्तेमाल करके जो भारतीय किसान हैं उनके लिए मैं कहता हूँ एक्सपोर्ट करें। तीसरी बात है और आखिरी बात यह है कि प्रोसेस करके, अगर आप धान गेहूँ ऐसे भेजेंगे तो उसमें ज़्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन उसको प्रोसेस करके भेजिए, उसके प्रोडक्ट बना के बेचिए। जो रिटायर होने वाले हैं उनसे मैं कहता हूँ प्लीज़, शुरू में कह चुका हूँ कि रिटायरमेंट शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपका इतना ज़्यादा अनुभव है, लेकिन उस अनुभव का प्रयोग करिए समाज के सेवा के लिए, समाज की भलाई के लिए। दी गाइडिंग वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए, और मैं हूँ नवीन समला और मैं हूँ पायल मित्तल। दी गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर एंड चीफ होस्ट यानी व्यवस्थापक और मुख्य मेजबान, और मैं हूँ टीजीवी हिंदी में आपकी को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सके। तो दोस्तों, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। और मैं हूँ नवीन सामला और मेरे साथ को होस्ट संध्या गुप्ता जी भी है। संध्या जी, नमस्ते बोलिए हमारे ऑडियंस को। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। तो दोस्तों, आज हमारे साथ एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी जुड़ा हुआ है, डॉक्टर रामचंद्र चौधरी। उन्होंने पद्मश्री से सम्मानित हुआ था, इज ए पद्मश्री अवार्डी, और एफएओ एक्सपर्ट है। एफएओ का मतलब है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, और उनका प्रोफाइल बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं अभी सर के बारे में ज्यादा संध्या जी से सुनेंगे। संध्या जी, आप बताइए सर के बारे में। सबसे पहले तो हम सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे और बहुत-बहुत अभिनंदन करना चाहेंगे, इस्तकबाल करना चाहेंगे कि सर आज हमारे टीजीवी के स्टूडियो में आए हैं। नमस्ते सर, थैंक यू और सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना एक बेहतरीन समय हमें हमारे साथ देने का एक वादा किया है, और आगे के कुछ क्षणों में हम सर के बारे में उनके मुख से ही कि उन्होंने क्या-क्या कार्य किया है और दुनिया को किस तरीके से अपने कार्य की क्षमता से, कार्य के से प्रभावित किया है। तो सर, सबसे पहले आप ही अपना परिचय, अपने कार्य के बारे में बताइए, और साथ में अपनी जो जीवन यात्रा है कि आपका बचपन कैसा रहा और युवा राम के सपने क्या थे, उसके बारे में भी बताते चलिए हमारे दर्शकों को। पहले तो आप दोनों का धन्यवाद और रिवरसाइड का धन्यवाद करना चाहेंगे कि मुझको इस चैनल पर ले आए। लंबी कहानी है 84 साल की, तो कुछ तो है रिकॉर्ड लायक मौजूद, कुछ बचपन की नहीं है। वैसे तो जो हमारा हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ लिखा है वो 8 नवंबर 1944 का था, लेकिन मेरा जन्म मेरे मामा के घर रौतापार गांव में, जो बस्ती जिले में है, अभी भी है, वहाँ पे हुआ था 2 अक्टूबर 1942 को, जिसमें इंडिया में, अपने देश में जितना बड़ा आंदोलन चल रहा था आज़ादी का, 1942 का रिवॉल्यूशन जो हो रहा था, उस समय हमारी पैदाइश है हमारे मामा के घर में 2 अक्टूबर 1942 को। बचपन जो हमारा अपना पुश्तैनी गांव है,
वो है अब, पहले तो खैर गोरखपुर ज़िला था, फिर बस्ती ज़िला हो गया, उसके बाद अब संत कबीर नगर ज़िला हो गया है। वहाँ पे एक गाँव है झिंगुरापार, तो अब वो संत कबीर नगर ज़िले में हो गया, क्योंकि एक ज़िले से 7 ज़िले बने हैं। तो अब संत कबीर नगर ज़िले में हमारा गाँव है, वहीं पे बचपन गुज़रा। एक किसान के परिवार में हम पैदा हुए थे और वहीं पे बचपन बचपन गुज़रा, खेतों में, वहाँ के धूल-मिट्टी में। हमारी जो पढ़ाई थी, वो गाँव में हमारे कोई स्कूल नहीं था उस ज़माने में। आपको ताज्जुब होगा जान के, या ताज्जुब नहीं भी होगा, 1942 की बात है, कोई स्कूल नहीं थे। तो जो बगल का गाँव है तरियापार, वहाँ हमने प्रारंभिक शिक्षा ली। आमतौर पर बच्चे अब तो खैर नर्सरी और इसमें शुरू करते हैं। हमने कक्षा 3 में सीधी पढ़ाई शुरू की, क्योंकि हमारे बाबा ने हमको पढ़ाया। बाबा से मेरा लगाव ज़्यादा था, तो उन्हीं के साथ हम सोते थे और वो उन्होंने जो आरंभिक शिक्षा उन्होंने दी, और हमारा नाम सीधे कक्षा 3 में या क्लास 3 में लिखा गया। 6 महीने बाद हमको प्रमोट कर दिया गया कक्षा 4 में, और उसके बाद 1 साल में कक्षा 5 पास किया हमने। तो इस तरह से 2 साल में हमने प्राइमरी स्कूल पास कर लिया। फिर हमारा एडमिशन, वहाँ तो कोई स्कूल नहीं था, लेकिन बगल में एक कस्बा है, उसका नाम था मोहली। तो मोहली कस्बे में हमारा 6ठी क्लास में नाम लिखा गया। तो 6ठी, 7वीं और 8वीं में हमने जूनियर हाई स्कूल पास किया। उसमें ज़िले के स्तर पर परीक्षाएँ होती थीं, तो उस समय हम माने प्रथम श्रेणी में तो पास हुए और ज़िले में भी प्रथम थे। हाई स्कूल में जब नाम लिखना था तो कोई दिक्कत नहीं हुई, बस्ती की स्कूल में। नाम पहले लिखा गया साइंस के स्कूल में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में। लेकिन हमको पता नहीं, कृषि या एग्रीकल्चर पढ़ने का बहुत शौक था। तो जब प्रिंसिपल ने विषय चुनाव के लिए कहा, तो मैंने कहा हमें कृषि या एग्रीकल्चर पढ़ना है। उन्होंने कहा हमारे स्कूल में नहीं है साइंस का। हमने जिद की। उन्होंने कहा कि यहाँ पढ़ोगे तो डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं बनना है डॉक्टर इंजीनियर, और मुझे तो कृषि से लगाव है। उन्होंने हमारा सर्टिफिकेट वगैरह वापस कर दिया, और वहाँ बगल में बस्ती में ही एक किसान इंटर कॉलेज था। तो किसान इंटर कॉलेज में 4 साल गुजरे, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। हाई स्कूल में भी हमारी प्रथम श्रेणी थी, और उसके बाद बात आई कि हम ग्रेजुएट में हैं, या अभी इसको बीएससी ईजी कहते हैं, उसमें एडमिशन ले। वहाँ उस ज़िले में कोई ऐसा अंडर ग्रेजुएट स्कूल नहीं था, तो एक दूर का ज़िला था देवरिया। तो देवरिया में हमने एडमिशन लिया, बीएससी जो 2 साल, जिसमें बड़ी मांग थी कृषि की। तो कृषि में जैसे हम पास आउट हुए, और उसमें भी 200 विद्यार्थी थे, उसमें हमारा पहला स्थान था। प्रथम श्रेणी में तो पास ही हुए, लेकिन 200 में भी हमारा पहला स्थान था विश्वविद्यालय में। उसके बाद आया अपने आप, बिना बिना किसी इंटरव्यू के, सरकार का जो नौकरी देने का था, घर पर आ गया। हमने पिताजी से पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये भले गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आप आगे की पढ़ाई नहीं करनी है। हमने कहा एमएससी यूजी करना है। यहाँ पूर्वांचल में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोई भी विद्यालय नहीं था जहाँ एमएससी यूजी होती हो उस ज़माने में। हम ये बात कर रहे हैं 1961 की, 1961 की। फिर जो सबसे नज़दीकी कॉलेज था, वो कानपुर में था। उस समय उसको गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज कहते थे, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज 4 इस किस्म के बने थे पूरे अपने देश में। वो था लायलपुर, जो पंजाब में चला गया बाद में, कानपुर, उसके बाद कोयम्बतूर, और एक बिहार में था, वो अभी भी है भागलपुर में। तो ख़ैर हमने 2 साल में एमएससी पास किया। फिर नौकरी आ गई गवर्नमेंट की, बिना अप्लाई किए हुए। ज़माना था जब कृषि को बढ़ावा दे रही थी सरकार, क्योंकि हम तो भूखे नंगे थे, दूसरों के दिए हुए अनाज पर हम पल रहे थे। हमारे गाँव में भी जो है वो था, राशन की दुकान थी। अब सोचिए किसानों का गाँव, और वहाँ राशन की दुकान थी जहाँ लोगों को मिलता था तौल-तौल के अनाज। तो पिताजी ने कहा कि क्या है, हमारे पिताजी 5वीं दर्जा पास थे अपने ज़माने के।
तो उनको तो पता नहीं था कि एमएससी, पीएचडी क्या बला है। तो उन्होंने पूछा, इससे आगे कोई पढ़ाई नहीं होती? हमने कहा होती है। बोले वो भी पढ़ लीजिए, फिर नौकरी तो मिलती रहेगी। फिर हमने पीएचडी किया लखनऊ से, और उसके बाद पीएचडी करने के बाद 1969 में इंटरव्यू हुआ। उस समय पंतनगर यूनिवर्सिटी, जो पहले यूपी में ही था, वहाँ नौकरी मिली असिस्टेंट प्रोफेसर की। खैर, अमेरिकन पैटर्न पर खुला हुआ वो विश्वविद्यालय था, पहला देश का लैंड ग्रांट पैटर्न पर। तो बड़ा अच्छा माहौल था, और हर डिपार्टमेंट में एक एक अमेरिकन एडवाइजर हुआ करता था। तो वहाँ पे हमारे 10 साल गुजरे, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, और फिर हम आखिर में एसोसिएट डायरेक्टर वहीं पे बन गए। वहीं हमारे 2 बच्चे पैदा हुए। पहली बेटी प्रियंका, दूसरी बेटी सुप्रिया, जो आज यहाँ हमारे साथ है। ये भी बाहर ही रहती हैं, पहले यूएस में थी, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया में है, और आज तो यहाँ गोरखपुर में है। सौभाग्य से, मेरे सौभाग्य से, ये इनसे भी इंटरव्यू हो जाएगा आपका। तो ये नौकरी चलती रही 10 साल के बाद। 10 साल के बाद हमने पंतनगर छोड़ा, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार में थी, वहाँ हमने ज्वाइन किया एज ए चीफ साइंटिस्ट कम डायरेक्टर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के। 5 साल हुआ, और वहाँ पे तीसरा बच्चा हमारा पैदा हुआ, सुमित, और वो इस समय मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में है। तो उनका जो है वो हमने फिर ज्वाइन किया विश्व बैंक, या जिसको अंग्रेजी में वर्ल्ड बैंक कहते हैं, उसकी नौकरी हमने ज्वाइन की नाइजीरिया में। बहुत अच्छी तनख्वाह, बहुत अच्छी सुविधा, बच्चे अच्छे-अच्छे स्कूलों में पढ़ते थे, क्योंकि इस वर्ल्ड बैंक की तरफ से होता था सारा खर्चा वहन। खैर, हमने देखा कि हमारा भविष्य यहाँ नहीं है। पैसे तो बहुत हैं, सुविधाएँ बहुत हैं, लेकिन हमारा भविष्य नहीं है, एकेडमिक लाइफ हमारी खत्म हो जाएगी। मैंने रिज़ाइन किया, इस्तीफ़ा दे दिया वहाँ से, और आए फिर डॉक्टर स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, जिनका इतना बड़ा कृषि के क्षेत्र में नाम है, हरित उन्होंने क्रांति कहा जो लेकर आए थे। जी, तो उन्होंने कहा कि आके हमें ज्वाइन करो। तो हमने कहा इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, यहाँ ज्वाइन करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, और हमने ज्वाइन किया। हमारी पोस्टिंग, पहली पोस्टिंग कंबोडिया में हुई, जो कि इंडिया से भी भूखा नंगा देश था। तो बड़ा अच्छा मौका था हमको काम करने का। 5 साल में इतना काम किया, जिसकी चर्चा हम 1 मिनट बाद करेंगे। तो 5 साल बाद ही हमको, जो वहाँ का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहते हैं, मनीला में, वहाँ पोस्टिंग हो गई, और पोस्टिंग हुई ग्लोबल कोऑर्डिनेटर। तो ग्लोबल कोऑर्डिनेटर के मतलब 110 मुल्क जहाँ धान की खेती होती है, वो हमें देखना था वहाँ। बड़ा मज़ा आया, क्योंकि यही नहीं कि हम लैटिन अमेरिका में आ जाएँ, अगले दिन अफ्रीका में हैं, फिर यूरोप में हैं, फिर एशिया में हैं। तो घूमने का तो खैर खूब मौका 40 मिला, से अधिक लेकिन देशों में सर ने काम किया है, यहाँ तक हमारी जी, जानकारी है। सर, हम भी पूरे होमवर्क जी, के साथ में आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। जी। अब कुछ उदाहरण दूँगा, सारे तो नहीं। तो 50 देशों में तो खैर रह के काम करने का मौका मिला। एशिया में कोई देश नहीं है जहाँ हम न गए हों, जहाँ न रहे हों। खाली एयरपोर्ट छू के गुज़रना नहीं था, रह के काम करना था वहाँ के वैज्ञानिकों के साथ। तो बड़ा चैलेंजिंग ये वर्क था, तो ये अच्छा लगा। और अभी मैं थोड़ी देर में चर्चा करूँगा कि जो हमको मान-सम्मान मिला। इस समय हमारे पास 74 मान-सम्मान हैं, इसकी चर्चा हम बाद में सर, इसके करेंगे, लिए पहले तो हम काम की आपसे चर्चा कर लें। बहुत-बहुत बधाई देना चाहेंगे, लेकिन हमारे दर्शक भी इच्छुक हैं कि उन्होंने आपके बारे में इतनी अच्छी उनको जानकारी मिल रही है, लेकिन क्यों ना आपके लिए और दर्शकों के लिए कुछ ऐसा भी किया जाए नवीन जी, कि कुछ सर के दिमाग में, जैसा कि हम हमारे जब मेहमान हमारे स्टूडियो में हाजिर होते हैं, तो थोड़ा-सा उनके दिमाग में हम गुदगुदी पैदा करते हैं, जिससे हमारे दर्शक भी जो हैं वो खुश हो जाएँ और हमारे मेहमान जो हैं वो भी खुश हो जाएँ। लेकिन इसके उत्तर जो रहते हैं वो बहुत छोटे-छोटे से रहते हैं, कि हाँ, शब्द आया और आपके मन में विचार क्या आया? तो नवीन जी, पूछिए सर से कुछ इसी तरीके के शब्द दीजिए सर को, और उत्तर सर की तरफ से आएगा। जी, तो ज़रूर मैडम। तो दोस्तों,
लैब से लंच बॉक्स तक कैसे डॉक्टर रामचंद्र चौधरी ने अपने आइडियाज पूरी दुनिया तक पहुंचाए, ये टॉपिक के अंदर जाने से पहले सर जी का दिमाग में गुदगुदी करेंगे। सर, मैं कुछ रैंडम शब्दों का उल्लेख करूंगा और आपके दिमाग में जो आता है आप ऐसे ही आप साझा करना चाहिए, ज्यादा मत सोचना। और मेरा तरफ से पहला शब्द भविष्य। ऐसा है कि मैंने इन चीज़ों को जिया है और इस समय मैं 84 साल का हूँ और अभी भी जी रहा हूँ। उसी उत्साह से जो लोग मेरी उम्र पूछते हैं तो मैं कहता हूँ भाई ऐसा दिल और दिमाग 25 साल का है, बहुत बढ़िया। शरीर तो 84 का है। बहुत धन्यवाद। तो हमने कहा दिल और दिमाग जो है 25 साल का है, वही जोश है और वही है। अभी भी शरीर के किसी हिस्से में कोई कोई दर्द या कोई खराबी नहीं है। तो अब ये तमाम ऐसे पड़ाव आए, तमाम ऐसी मुश्किलें आईं, तो हम तो खाली वो बात करेंगे जो पॉज़िटिव साइड की है। पॉज़िटिव साइड की बात ये है कि हमारी आखिरी नौकरी जो थी 10 साल की, वो संयुक्त राष्ट्र संघ की थी, एफएओ की। जैसा कि नवीन जी ने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि 10 साल हमने संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ काम किया विभिन्न देशों में और उन देशों की भी चर्चा थोड़ी बाद में करेंगे। लेकिन हम जो 5 साल कंबोडिया में गुजारे, तो कंबोडिया छोड़ने के बाद हम उस समय म्यांमार में थे, बर्मा जिसका पुराना नाम है। तो म्यांमार में एक बार मेरे फ़ोन की घंटी बजी और वो फ़ोन था जो राजदूत हैं कंबोडिया में उनका। राजदूत ने कहा कि डॉक्टर चौधरी आपको हमारी सरकार तलाश रही है। तो मैंने कहा हमने तो बहुत पहले कंबोडिया छोड़ दिया, क्या अपराध किया है? बोले नहीं, हमारी सरकार आपको सम्मानित करना चाहती है। तो हमने कहा काहे के लिए? धन्यवाद। काहे के लिए? तो बोले कि हम तो भूखे नंगे थे। कंबोडिया में लोग 3 टाइम भात खाते हैं। सुबह का नाश्ता भी और रोटी या ब्रेड नहीं होती है, खाली भात। दोपहर का खाना, शाम का खाना। तो भूखे नंगे थे, तमाम दान अपने देश में भी राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने एक जहाज वियतनाम से चावल खरीद के दान किया था। तो ऐसे वो चलता था। लेकिन जब पहला जहाज एक्सपोर्ट के लिए जा रहा था, उसका फीता काटना था, तो प्राइम मिनिस्टर हुन सेन ने पूछा कि भई ऐसा है कि हम तो भूखे नंगे थे, ये हम एक्सपोर्ट कैसे करने लग गए? बोले एक भारत के थे रहने वाले डॉक्टर राम चौधरी, ये उन्होंने तमाम वैराइटीज़ हमारे 14 वैराइटीज़ हमको दी थी और उस 14 वैराइटी ने इतना ज़्यादा पैदा बढ़ाया कि हम अब अपने लोगों को खिला रहे हैं और एक्सपोर्ट भी हम करने के लिए सक्षम हैं। एक्सपोर्ट हम करने को सक्षम हैं। तो उन्होंने कहा उनको बुलाया जाए, हम सम्मानित करेंगे। ख़ैर वहाँ से टिकट और सब कुछ आ गया, वीज़ा आ गया और हम कंबोडिया गए। प्राइम मिनिस्टर हुन सेन की पूरी कैबिनेट बैठी, जितने राजदूत थे दूसरे देशों के वो लोग बैठे और मुझे गोल्ड मेडल पहनाया गया। गोल्ड मेडल वो मेरे बड़े गर्व वाले क्षण थे कि एक भूखे नंगे देश को हमने चावल का निर्यातक बना दिया, इसलिए उन्होंने सम्मानित किया। तो ऐसे कई सम्मान और ही मिले हैं, लेकिन ये था कि उस देश को हमने छोड़ दिया था, वहाँ थे नहीं। हम तो आ गए थे इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में, लेकिन हमको बुलाया गया। तो ये एक बड़े सम्मान की बात हुई कि सर, एक मैं भूखे आपको नंगे देश रोकना को चाहूँगी कि सम्मान जो है उसकी लिस्ट तो सूची जो है बड़ी लंबी है और हमारे कार्यक्रम का समय जो रहेगा वो एक निश्चित रहेगा। तो हम जो नवीन श्यामला जी जो कुछ शब्द पूछ रहे थे, वो हमारे दर्शकों के लिए होंगे और आपके विचारों के लिए होंगे। तो कुछ शब्द जो बीच में अधूरे रह गए हैं, उनको एक बार फिर हम सूचीबद्ध करते हैं और वो बताइए और बस आप तो उस पर अपना एक लाइन का विचार दे दीजिए। जी, नवीन जी। देखिए, हमारे विचार 2 हैं, नई पीढ़ी के लिए भी और जो पुराने होने वाले हैं उनके लिए भी। नई पीढ़ी के लिए हमारा वही विचार है जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब कहा करते थे। वो ये कहते थे, "बच्चों सपने देखो, आगे बढ़ना है तो सपने देखो, बड़े-बड़े सपने देखो, लेकिन वो सपने नहीं जो सोते समय देखते हो। ऐसे सपने देखो जो तुम्हें सोने न दें।"
तो हमारे तमाम जो लेक्चर चलते हैं, मैं इसमें चीज़ को दोहराता हूँ कि सपने देखना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके सपने देखने मतलब आपका उद्देश्य, आपका ध्येय, आपके जीवन का एक गोल, लक्ष्य वो तय होता है और उसको पाने के लिए आप मेहनत करोगे। तो कलाम साहब का जो कहना है, मैं शत प्रतिशत उससे सहमत हूँ और यही मैं बात दोहराता हूँ कि सपने देखो, वो सपने जो तुम्हें सोने मत दें। बुजुर्गों के लिए, बुजुर्गों के जब सेवा में हैं या आप दोनों जैसे नौजवान लोग हैं, इनको मैं कहता हूँ कि जो नौकरी में आया, वो निश्चित है रिटायर होगा। लेकिन रिटायर शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो ऐसे हार्मोन बनाएगा कि आपका शरीर बूढ़ा हो जाएगा। आपको ये बता दूँ, जो मुझे भारत का सबसे बड़ा सम्मान मिला है, पद्मश्री वाला, और जिसकी मैं वो उनका जो किताबें हैं, उसका कवर भी दिखाना चाहता हूँ, ये। जी, बहुत वाह! बढ़िया, हुँ। बहुत जी। तो 2024 का जो पद्मश्री हमें सम्मान मिला है, ये हमारे उस काम के ऊपर मिला है, जो हमने रिटायर होने के बाद किया है। जी, सर इसकी कॉपी एक बार रिटायर पूरी जब दिखा तक दीजिए, पूरा फ्रेम दिखा दीजिए इसका, जिससे हमारे दर्शक इसको अच्छे से देख पाएँ। हाँ, फिर हम दिखा दे रहे हैं एक दफ़ा। और सर धन के बारे में क्या बोलेंगे आप? पैसा, देखिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन वो धन आपका ध्येय नहीं हो सकता। धन एक साधन हो सकता है, किसी काम को करने का, कहीं तक पहुँचने का। तो धन आता रहेगा अगर काम आपका अच्छा है, नहीं तो मेरे चाचा-ताऊ या कोई ऐसे नहीं थे, जो मुझको संयुक्त राष्ट्र संघ तक पहुँचाते। और वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ का जो P5 होता है ना, प्रोफ़ेशनल 5, वो तकनीकी कैडर का सबसे ऊँचा पोस्ट है। मतलब तो धन अगर जो है वो वहाँ हमको साधन हो सकता है लेकिन ध्येय नहीं हो सकता, जो सर की जी, बात से मैंने निष्कर्ष निकाला है। ज़िंदगी देखिए ज़िंदगी तो जीना पड़ता है हर एक को, चाहे स्वामी विवेकानंद को मैं कोट करूँ, ये तो जीने के लिए है। और मेरा ख़्याल है कि जैसे हमारे नवीन जी मुस्कुरा रहे हैं ना, अगर मुस्कुरा के जियो तो बहुत बड़ी बात होती है। मुस्कुरा के जियो, रोते-रोते भी जीने वाले हैं। पैसे वाले भी, धन वाले भी क रोते हैं, अरे मेरा बिज़नेस चौपट हो गया, मेरे पैसे नहीं, भले उनके पास पैसे हैं, बैंक बैलेंस मोटा खासा है, लेकिन वो अगर वो रो-रो के जी रहे हैं तो ऐसा भी क्या जीना। अगला शब्द आविष्कार। आविष्कार देखिए, आविष्कार जो है, ये मानव मस्तिष्क की उपज है। मानव मस्तिष्क की उपज है और हमेशा ये अगर वो जनता की भलाई के लिए हो, समाज की भलाई के लिए हो, अब जैसे हम तो किसान हैं, किसानों के साथ रहे हैं, तो हमारा ध्येय हमेशा था किसानों की भलाई करना और उसके साथ-साथ जनमानस का भी भलाई कल्याण की बात हो, तो अगर ये बात होती है, तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उदाहरण दूँगा अपने काला नमक से, जो धान की ठीक है? आपने एक प्रजाति उत्पन्न की है, जिस प्रजाति पर काम किया है। हमने नहीं उत्पन्न की। वो भगवान बुद्ध ने आशीर्वाद के रूप में जब उनको बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, तो उनको ध्यान आया कि हम अपने पिता उनकी वो तो मॉन्क हो गए थे, तो अपने पिता की राजधानी वो कपिलवस्तु में वो जाना चाह रहे थे। उस समय कोई सवारी-शिकारी होती नहीं थी, तो अपने अनुयायियों के साथ वो पैदल जा रहे थे और एक जंगल पड़ा था सिद्धार्थनगर जिले में जो अब है, उस जंगल में उनको एक गाँव मिला, गाँव वालों ने प्रणाम किया इनको और कहा भगवान कुछ आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने ये चीनी यात्री हुएनसांग ने अपनी डायरी में लिखा है। एक मुट्ठा धान निकाला, उनसे कहा इसकी खेती करो और जो इसकी सुगंध है वो हमारी याद दिलाएगी और इसके जो पौष्टिक गुण हैं वो हमारा आशीर्वाद है। ऐसा कह के वो चलते बने तो पिछले समझिए लगभग 3000 वर्षों से इसकी खेती हो गई। जब हम यूनाइटेड नेशन से संयुक्त राष्ट्र संघ से रिटायर होकर लौटे 35 साल बाद, तो लोगों से पूछा किसान की क्या समस्या है? उनका साहब एक काला नमक धान होता था, विलुप्त हो गया। हमें याद आया अपने पितामह की, बाबा की,
कि वो भी खेती करते थे। लेकिन अब हमारे घर में खेती बंद हो गई, तो हमने वहीं पे अपना ध्येय बनाया कि हमको काला नमक को मरने नहीं देना है, इसको जीवित है। आज काला नमक की हाल ये है कि यहीं पे नहीं, 2000 हेक्टेयर से खेती बढ़ के 1 लाख हेक्टेयर हो गई। अगले वर्ष आप सुनेंगे कि 1.5 लाख हेक्टेयर हो गई। क्यों? कि इसके जो छुपे हुए गुण हैं, भगवान बुद्ध का आशीर्वाद है, वो लोगों को पता नहीं था। आपको बता दें संक्षेप में कि बासमती सभी जानते हैं। बासमती में 6% प्रोटीन है, इसमें 11% प्रोटीन है, दूना प्रोटीन है, 3 गुना इसमें आयरन है जो खून बनाता है, 4 गुना इसमें जिंक है जो हमको बीमारियों से लड़ने तक शक्ति देता है, और ये शुगर फ्री है। तो ये सारा जोड़ के हमने कहा ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल है। तो हमने जो तलाश की खा ली और भगवान बुद्ध के दिए हुए प्रसाद को बाहर निकाला, और अब वो पूरी दुनिया में फैल रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है। और मेरे घर में, मैं तो वो तस्वीर नहीं दिखा सकता, रोज हमारे वहाँ से एक्सपोर्ट आज ही जो है 4 टन हमारे वहाँ से जाएगा। इसमें कुछ हिस्सा सिंगापुर को जाएगा, कुछ यहाँ स्थानीय बाजार में भी बिकेगा। तो इस कारण ये ऐसी बात है कि तमाम चीज़ें यहाँ छुपी हुई हैं, उससे जन का कल्याण हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि आगे आप अगला सवाल पूछें तो उसका जवाब मैं दूँगा। डॉक्टर चौधरी, आपने जितने भी कार्य किए हैं सब जन कल्याण के लिए किए हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य किए हैं। और जी। केवल वो भारतवासियों के लिए कार्य नहीं किए हैं, आपने जो कार्य किए हैं वो देश और दुनिया के लिए किए हैं। लेकिन हुँ। जब पद्मश्री का ऐलान हुआ और जो भारत सरकार ने आपको दिया, प्रदान किया, उसकी जो सूचना आई, तो वो लम्हे कैसे थे, वो एहसास कैसा था? तो वो भी हमारे दर्शकों के साथ में अगर साझा करना चाहेंगे, तो हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। बहुत, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न। बहुत सुंदर प्रश्न इसलिए नहीं कि बड़ा सुंदर उत्तर मेरे पास है। उस समय हम लखनऊ में थे और ये मालूम था कि ये 26 जनवरी को अनाउंस होता है। तो हम भी टेलीविज़न खोल के वहाँ बैठे हुए थे। काफ़ी देर तक जब नहीं आया तो राष्ट्रपति का भाषण हो गया, उसके बाद हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद उसका हुआ और फिर अनाउंस हुआ। तो ऐसा लगा कि हम अब जो है सीलिंग तक हम उछलेंगे अपने बेड से। ये करीब 12 बजे रात के बाद आया है। तो कितनी खुशी हुई, खुशी इस बात की हुई क्योंकि हमने उसके लिए काम नहीं किया था। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम पद्मश्री के लिए काम कर रहे हैं। हमने तो जन कल्याण के लिए किया था। हमने काला नमक को बचाने के लिए काम किया था। लेकिन अब लोगों को पसंद आ रहा है कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल अपने देश में ही है, काला नमक। तो इसलिए कि इसको एक राष्ट्रपति की मुहर लग गई और उसमें मोदी जी, अमित शाह सबसे मुलाकात हुआ, उनका आशीर्वाद मिला। तो इसलिए इतनी खुशी कि वो शब्दों में उसका बयान नहीं किया जा सकता। जी। जी, और परिवार की क्या प्रतिक्रिया रही थी उस समय? बधाई देने वालों का जो तांता लगा हुआ था, वो जो क्षण थे, वो भी बता दीजिए। अब ये हम खाली अपनी छोटी बेटी का चेहरा दिखाएँगे, ये कि क्या प्रतिक्रिया हुई ये बताएगी। सुप्रिया इसका नाम है, दिखा दो अपना चेहरा। नमस्ते, हम बहुत खुश थे, हम बहुत ही हम तो नाच रहे थे। जी। चौधरी साहब, मन के अंदर आता है कि कृषि में जो है परंपराएं बनी रहे, या कृषि में जब विज्ञान भी आ जाता है, वैज्ञानिक पद्धति से कृषि में ज्यादा विकास की संभावना है, या पारंपरिक कृषि जो थी वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद थी? छोटा-सा उदाहरण दूँगा। हमको गुजरात में इनविटेशन था, निमंत्रण था, जो अपने देश के सबसे बड़े डायमंड के एक्सपोर्टर हैं। हम उनके वर्कशॉप में ले जाए गए, वहाँ हमको डायमंड दिखाया गया, हीरे जो पॉलिश थे, और वहीं पे रॉ डायमंड भी पड़ा था। हमने कहा अगर हमको रॉ डायमंड मिलता, जो ज़मीन से खोद के जब निकाला जाता है, तो हम तो उसको फेंक देते कि काँच का टुकड़ा है। तो इसी तरह की कहानी हमारे काला नमक की है। तमाम 1 लाख से ज़्यादा वैराइटीज़ हैं अपने देश में धान की। सब ऐसे फीकी पड़ी हैं, लेकिन हमने एक के पीछे अपना ध्यान लगाया तो मालूम हुआ वो वाक़ई तराशने पर ये हीरे से ज़्यादा कीमती है। तो ऐसा ही है कि विज्ञान तो ज़रूरी है,
अगर विज्ञान काला नमक में नहीं लगा होता, तो सारी खूबियाँ जिसका बयान मैंने आपसे किया पहले, वो निकल के सामने नहीं आता। आज विश्व का सर्वश्रेष्ठ चावल वो खत्म हो गया होता, फेंक दिया गया होता कांच के टुकड़े की तरह, लेकिन तराशने पर वो हीरा निकला। तो ये विज्ञान है, और इसमें समाज, किसान, सरकार सबका बड़ा सहयोग होता है। जब आज की युवा पीढ़ी कृषि से कुछ दूर जा रही है, लेकिन आप 84 वर्ष की अवस्था में भी उसी जद्दोजहद से, उसी अनुशासन के साथ, उसी प्रतिभा के साथ, उसी प्रबलता के साथ जब कार्य कर रहे हैं, तो उस युवा पीढ़ी को कृषि की तरफ मोड़ने के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोई न कोई ऐसी अवस्था होती है, जिसमें कि सरकार का सहयोग अति आवश्यक है। सबका सहयोग आवश्यक होता, समाज का सहयोग। अगर किसान पैदा नहीं करता, तो 2000 हेक्टेयर से 1 लाख हेक्टेयर का रकबा कैसे बढ़ता? खाने वाले अगर खाते नहीं, तो किसान का माल बिकता नहीं, तो फिर वो उसकी क्या वैल्यू होती है, 1 साल बाद वो बंद कर देता। तो सरकार ने कई कानून बनाए, परंपरागत कृषि विकास योजना बहुत बड़ा साथ दिया हमारा, और हमने स्वयं रूल रेगुलेशन बनवाया, परंपरागत कृषि विकास योजना का फ़ायदा उठाया। उसी टाइम बासमती का जो पेटेंट हो गया था, अमेरिका ने उसने भी मुझे शिक्षा दी। हमने काला नमक का पेटेंट करा लिया कि बासमती का किस्सा ये दोहराया न जाए, इसीलिए काला नमक का पेटेंट हमने करा लिया था। अब कोई संस्था, कोई व्यक्ति दुनिया का इसको पेटेंट नहीं करा सकता। जी, चौधरी साहब, आपने करीब-करीब 58 पुस्तकें लिखी हैं। जी। इन पुस्तकों का विषय केवल कृषि ही रहा है, या इन पुस्तकों में विज्ञान और कृषि दोनों का कोऑर्डिनेशन रहा है? देखिए, पुस्तकें हमारी कई तरह की हैं। कुछ पुस्तकें, जैसे 2 पुस्तकें हमने विद्यार्थियों के लिए लिखी, जो डिग्री के क्लासेज में पढ़ते हैं, बीएससी एजी, एमएससी एजी, उनके लिए लिखा। तो वो तो प्योर साइंस है, प्योर विज्ञान है, कोर्स के मुताबिक लिखा गया। कुछ पुस्तकें ऐसी हैं जो एकदम से लिखा गया, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने हमारी एक पुस्तक निकाली थी, वो था दिखाता हूँ उसकी तस्वीर आपको। स्पेशलिटी राइसेज ऑफ द वर्ल्ड, ये हमने दुनिया को दिखा दिया कि स्पेशलिटी राइस का एक ऐसा ग्रुप है जो किसान को और समाज को, दोनों को फ़ायदा पहुंचा सकता है। ये यूनाइटेड नेशंस ने छापी। तो ये किताबें प्योर साइंस हैं। इनमें खाली साइंटिस्ट इसका उपयोग कर सकता है। कुछ ऐसी भी पुस्तकें मैंने 14 पुस्तकें मेरी यूनाइटेड नेशंस ने छापी, जो खाली किसान के लिए है, कि उसको पढ़ के लोकल भाषाओं में, 7 भाषाओं में मेरी पुस्तकें अफ्रीका में छपी हैं। हिंदी में तो तमाम पुस्तकें यहाँ अपने देश में छपी हुई हैं हमारी। तो इस तरह से तरह तरह की किताबें हैं, कुछ तो विद्यार्थियों के लिए, कुछ प्योर साइंस के लिए लिखी गई हैं, और कुछ किसान के लिए लिखी गई हैं। तो ये कई तरह की किताबें हैं, और इनको लिखा हमने। और कम से कम मेरा अपना देश है कि तमाम ऐसी चीज़ें हैं अपने वहाँ विज्ञान की परंपरा पुरानी, जो लिखी नहीं गई। वो खाली गुरु के मुँह से निकला, चेले के कान में पहुँचा, और फिर उसके मुँह से निकला, उसके चेले के कान में पहुँचा, वो गायब हो गई। लेकिन हमने इसको इसीलिए संरक्षित किया कि ये पूरी की पूरी पुस्तकें ये रहें। जो हमारा ज्ञान है, किसी दिन तो हमको भी राख में बदलना है ना, तो राख में बदल जाने से पहले हम कुछ लिख जाएँ। इसीलिए हमारी पुस्तकें बहुत हैं, तमाम पुस्तकें लिखी, अभी भी लिख रहे हैं। अभी भी काला नमक पर मेरी पहली 2 पुस्तक है। पहली हमने लिखा था अंग्रेजी में, और दूसरी लिखा था हिंदी में। तो ये भी पुस्तकें, जितना हमारे रिसर्च पेपर हैं, वो सारे उसमें छपे हुए हैं। राम चौधरी, डॉक्टर राम चौधरी विद्यार्थी बने रहना पसंद करते हैं, या एक अध्यापक की श्रेणी में आना पसंद करते हैं? सीखना या सिखाना, किसमें ज्यादा दिलचस्पी है? देखिए, अब तो मेरे चॉइस का बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, लेकिन मैं ये कहता हूँ, जो बुजुर्गों को, कि ये राख में बदल जाए या ज़मीन के नीचे सड़ जाए, उसके पहले जितना आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो
जनता के काम खिलाया जाए। जो रिटायर होने वाले हैं उनसे मैं कहता हूँ प्लीज़, शुरू में कह चुका हूँ कि रिटायरमेंट शब्द अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आपका इतना ज़्यादा अनुभव है, लेकिन उस अनुभव का प्रयोग करिए समाज के सेवा के लिए, समाज की भलाई के लिए। तो जो ज्ञान है, जो विज्ञान के रूप में अवतरित होता है, वो समाज के लिए काम आवे, वो अप्लाई हो, अप्लाइड साइंस जिसको बोलते हैं। तो हम अप्लाइड साइंस को ज़्यादा जोर देना चाहेंगे, नहीं तो विज्ञान ही रह गया। तमाम चीज़ें ऐसी हैं, नहीं हमारे जो पुराणों में भी, वेदों में भी लिखा हुआ है कि हमारे पास इतना साइंस था, ये साइंस था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें लुप्त हो गईं, तो इसीलिए हम उसको छोड़ के जाना चाहते हैं। इतना दीर्घकालीन आपका अनुभव रहा है, तो जो कार्य करने का जो सही आनंद प्राप्त हुआ, वो भारत में ज़्यादा रहा या विदेशों में ज़्यादा रहा? विदेशों में तो रहा, वो दूसरे किस्म का अनुभव था, अनुभव ज़्यादा बाँटना, क्योंकि विदेशों से बहुत ज़्यादा कुछ सीखने का मौका नहीं मिला। अगर कुछ थोड़ा-मोड़ा सीखा तो यूएस में, यूरोप में, वहाँ कुछ सीखा और फिर यहाँ लौट के वापस अपने लोगों को सिखाया। लेकिन अधिकतर जो अप्लाइड था, वो यहीं हुआ। एक ही अप्लाइड था कंबोडिया का। आपको उदाहरण उसका बता दिए कि कंबोडिया की जो भूखा नंगा देश था, वो किस तरह से। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेरा लेक्चर हुआ था पिछले हफ्ते ही। उसका टाइटल हमने रखा था, बास्केट केस इंडिया इज़ द फूड बास्केट फॉर द वर्ल्ड, कि जिसको पश्चिम के देशों ने हमको बास्केट केस कह रखा था। बास्केट माने भूखा नंगा, कि इसको हमेशा खिलाना ही पड़ेगा। लेकिन आज हम 50 देशों को उनकी भूख मिटा रहे हैं। अभी अभी इंडिया एक्सपोर्ट बंद कर दे, 50 देश भूखे मर जाएँगे, मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये उदाहरण सबको बड़ा पसंद आया कि बास्केट केस इंडिया इज़ द फूड बास्केट फॉर द वर्ल्ड। तो ऐसी चीज़ें हम सोचते रहते हैं, निकालते रहते हैं, अपने देश का जो मान-सम्मान इसको बढ़ाते रहते हैं। जी। जी, एक जब राम चौधरी की निजी ज़िंदगी में हम प्रवेश करना चाहेंगे, तो जो तेज़ रफ़्तार भागती-दौड़ती ज़िंदगी है, एक औद्योगिक क्रांति की तरफ ज़िंदगी बढ़ रही है और औद्योगिक विकास हम उसको मान बैठे हैं। तो क्या उनकी तरफ आपका झुकाव ज़्यादा है? क्योंकि आपने दोनों तरीके के जीवन को देखा है, या शांत और संतुलित जीवन ज़्यादा है? आपने जीवन की भाग-दौड़ को भी देखा है और आपने जीवन की शांति को भी देखा है। कौन-सी चीज़ ऐसी है जो आपको ज़्यादा प्रभावित करती है और ज़्यादा मोहित करती है? देखिए, जो शुरुआती ज़िंदगी थी, वो सपने को पूरा करने के लिए था। बताया ना आपको कि मैंने साइंस वाले स्कूल से नाम अपना वापस लेके कृषि वाले में था, क्योंकि ध्येय था कि हमको एग्रीकल्चर ही पढ़ना है। ये चलता रहा, उसमें काफ़ी सफलता मिली। लेकिन एक ऐसा भी स्टेज आया, जिसे परिवार को हमने रखा। मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक को तो आपने देख लिया उसका चेहरा, और उसने हमें मदद की कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। दूसरी बेटी जो हैं, वो बड़ी प्रियंका, वो आधे टाइम इंडिया में रहती है, आधे टाइम बाहर, क्योंकि उनका कारपेट की फैक्ट्री है। सबसे छोटे जो हैं बेटे हैं, और इनको ये इनकी पढ़ाई-लिखाई तो यूएस की हुई, लेकिन अभी वो ऑस्ट्रेलिया में सेटल हैं, मेलबोर्न में। और जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा बैंक है एएनजेड, ऑस्ट्रेलिया न्यूज़ीलैंड बैंक, उसमें वो कार्यरत हैं। तो इस तरह से इनकी पढ़ाई-लिखाई बच्चों की, और हमारा खुली छूट थी इन बच्चों को कि तुम जहाँ एडमिशन ले लो, वहाँ का खर्चा हमारी तरफ से मिलेगा, क्योंकि दरअसल ऐसी संस्थाओं में हमने नौकरी की, जो सारे खर्चे वो देते थे। तो इसीलिए कोई अमेरिका में पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा, कोई कहीं पढ़ा। तो पढ़ाई सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को अपने पढ़ाइए, उनको खुली छूट दीजिए जहाँ हो। तो इस तरह से तीनों बच्चे बड़े वेल सेट हैं, और हमारा बुढ़ापा भी आराम से गुज़र रहा है, क्योंकि हमें उनके बारे में नहीं सोचना है। ऐसे भी आपको बुज़ुर्ग मिलेंगे जो अपनी तीसरी पीढ़ी का भी भरण-पोषण कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो हमने पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दिया, अपने लिए ध्यान दिया, समाज के लिए ध्यान दिया, और अपने परिवार को भी ध्यान दिया। तो इसी से जोड़कर मैं पूछती हूँ, बच्चों के भविष्य को आपने बहुत अच्छे से निर्धारित किया है और बहुत अच्छे से सुनिश्चित किया है। भारतीय किसानों की अगर हम बात करें, तो उनके लिए 3 शब्द आपके ज़हन में कौन से आते हैं? वो 3 शब्द क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो है इनोवेशन, नवाचार।
यहाँ और 3 शब्द बोलूँ उसके पहले बता दूँ डॉक्टर स्वामीनाथन और मेरा घर मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में पास-पास था। वो कहा करते उनका प्रवर्ब है, वो तो नहीं रहे, लेकिन वो कहा करते थे पैडी एंड पॉवर्टी गो टुगेदर, जहाँ धान है वहाँ दरिद्रता है। तो एक दिन मेरे मन में आ ही गया, मैंने डॉक्टर स्वामीनाथन से कहा कि साहब हम तो धान वाले क्षेत्र के हैं, क्या हम ज़िंदगी में दरिद्र ही रहेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ स्पेशलिटी राइसेज़ ऐसी होती हैं जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इस समय आम चावल ₹40 बिक रहा है, हमारा चावल ₹400 किलो बिक रहा है। सोचिए 40-10 गुना ज़्यादा। तो आखिर धान ही तो पौड़ा रहा और उन्हीं का परिणाम था डॉक्टर स्वामीनाथन का कि मैंने अपने पुस्तक का नाम ही रखा था स्पेशलिटी राइसेज़ ऑफ द वर्ल्ड, ये वाला। तो कहने का मतलब ये कि आपको ये ज़रूरी है कि विज्ञान को सुनिए और उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है समाज में, उसके बाद ये इसको आप जो 3 शब्द जो हैं किसानों का जो मैं कहना चाहूँगा, पहली बात तो हमने कहा नवाचार, इनोवेशन कि तकनीक से ही चीज़ें आती हैं, तो नवाचार की ओर ध्यान दीजिए। तो जो हमने धान का उदाहरण इसलिए दिया कि अगर ज़िंदगी भर वो धान की खेती करते रहेंगे, तो दरिद्र के दरिद्र बने रहेंगे। लेकिन अगर वो नवाचार ले आएँगे, जिसका मैंने चर्चा किया, तो उनका 10 गुना, 2 गुना नहीं, जो सरकार कहती है, 10 गुना उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो पहला शब्द है कि नवाचार। दूसरा है कि खेत में कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा मिट्टी ही पलट के करिए और नई-नई तकनीक का इस्तेमाल करके जो भारतीय किसान हैं उनके लिए मैं कहता हूँ कि एक्सपोर्ट करें। तीसरी बात है और आखिरी बात ये है कि प्रोसेस करके अगर आप धान गेहूँ ऐसे भेजेंगे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन उसको प्रोसेस करके भेजिए, उसके प्रोडक्ट बना के बेचिए। अब मक्का, अब मक्का अगर ₹30 किलो बिक रही है, उसका आप चाहे सूप के लिए तैयार करके भेजिए या उनका पॉपकॉर्न बना के भेजिए, तो उसका 10 गुना 20 गुना कीमत मिलेगा। तो ये 3 शब्द जो आपने कहा इसका यही है कि इसका नवाचार और सोचिए और उसके बाद उसका एक्सपोर्ट की बात सोचिए। इंडिया में देखिए अपने देश में अब खाने की कमी नहीं है। हमने बताया कि हम 50 देशों को खिला रहे हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है किस तरह से किसान अपने उत्पाद को प्रोसेस करके और वो बाहर एक्सपोर्ट करे। एक्सपोर्ट ज़रूरी है, वहाँ पैसे जाते तो आपने किसानों को एक बहुत अच्छा मंत्र दे दिया है कि नवाचार करते रहिए, निर्यात करते रहिए और प्रोसेसिंग करते रहिए। जो आपकी खेती है, उससे आप उत्पाद तैयार करते रहिए। बहुत सुंदर। तो आपकी आमदनी जो है, जो भारत सरकार का आजकल एक मंत्र भी दिया हुआ है किसानों को, या किसान अपनी आमदनी कैसे बढ़ा सकता है, तो वो जो आपने प्रक्रिया बता दी, उसके तहत भी बढ़ा सकता है। जी, नवीन जी, तो सर से हम ये भी जानना चाहेंगे नवीन जी, जो आप एक क्वेश्चन हाँ। पूछिए जैसा कि हमारी चैनल का नाम है। सर जी, आपका सक्सेस मंत्र बताइए कि आपके इस सफ़र में सबसे ऐसे 3 ऊपर से कौन से 3 चीज़ है, जिसके वजह से आप इतना सक्सेसफुल हो गए आप? एक तो मैंने ये कहा कि जिसको कहते हैं ना, जैसे ये तीर है, अगर उसका टारगेट सही है तो सही जगह जाएगा। तमाम रॉकेट और मिसाइल है, अगर उसका एम सही नहीं है तो समंदर में गिरेगा, इधर-उधर गिरेगा। तो एम उसका ज़रूरी है और सही दिशा में ये बच्चे लोग दिवाली में ये रॉकेट छोड़ते हैं, ठीक है? वो खुद महसूस करते होंगे अगर उसका मुँह नीचे की ओर है, थोड़ी दूर में जाके ज़मीन में घुस जाएगा। अगर ऊपर है तब वो आसमान को जाएगा। तो सही दिशा, आपके विचारों को वो एक सही दिशा इसका होना बहुत ज़रूरी है। ताकत ही नहीं, सही दिशा बहुत आवश्यक है। तो ये हम तो ये कहेंगे कि एक निर्धारित करिए, दिशा का निर्धारण करें और उसी की ओर प्रयास करें। वो जिसको दिवा स्वप्न कहते हैं ना कि सोते-सोते देखते हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पहुँचे, तो बेड से नीचे गिर जाएँगे, वही होगा। तो प्रयास भी उसका बहुत ज़रूरी है। सही लगन के साथ प्रयास करें। तो जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो तो भई पढ़ाई में ध्यान दें। जहाँ कहीं किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अकाउंट्स वाला बनना है, बैंकर बनना है, टेक्नोलॉजिस्ट बनना है, उसको ऊपर ध्यान दें एकाग्रचित्त से। और उसके बाद उसको पूरा करने के बाद और जो कलाम साहब ने कहा कि सपने देखो, वो सपने जो सोते समय नहीं देखते हो, जो दिन में जो तुम्हें सोने न दे,
सोने न दे इसको अंडरलाइन किया जाए कि सोने न दे ये ऐसे सपने सपने दे। जी। और दूसरा सवाल, आपका गाइडिंग वॉइस कौन है? आपका मार्गदर्शक स्वर कौन है? देखिए अलग-अलग जगह मार्गदर्शक रहे। हम जब 8वीं क्या 6ठी क्लास में पढ़ते थे, तो एक श्रीवास्तव जी थे, उनका मुझे पूरा नाम नहीं पता है। उन्होंने कृषि, खेती का पढ़ाई 6ठी दर्जा में पहली साल शुरू हुआ था। ऐसा कूट-कूट के भरा कि हमको उसी में भविष्य नज़र आया। तो उन्होंने ऐसे सपने बुने कि हम डॉक्टर, इंजीनियर बन के खेती वाला बन गए और आज मैं सोचता हूँ कि हम कहीं होते तो ऐसे ही होते। खेती-बाड़ी जो गँवारू धंधा माना जाता है, हम हैं तो हर जगह नाम है, विश्व में नाम है। चाहे आप राष्ट्रपति से हम हैं तो खेती है और खेती है तो हम हैं। जी, जी, सही बात है, सही बात। और सर जी, मैं थोड़ा 3-4 रैपिड फायर प्रश्न पूछूँगा और आप क्रिस्पली आंसर देना चाहिए। पहला प्रश्न है कि अगर आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक बहुत बड़ा बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो उसके ऊपर आप क्या लिखना चाहोगे एक बिलबोर्ड के ऊपर? होर्डिंग है, ये तो जनमानस के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, किसी वैज्ञानिक के लिए नहीं, किसी डॉक्टर के लिए नहीं, ये होर्डिंग सबके लिए है। तो इसमें हम तो ये कहेंगे कि अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़िए और अपने उद्देश्य को प्राप्त करिए और ये सोचिए कि आपका जो काम है, वो समाज के कितने काम आ सकता है। आपका काम समाज के कितने काम आ सकता है, ये जो है कभी अपने लक्ष्य से दूर मत करिए, यही लिखा है। राइट, राइट। अगर आप किसी के साथ डेट करना हो तो किसको चुनेंगे आप? अब ये मत कहिए कि हम हेमा मालिनी या रेखा को चुनेंगे, हमें तो अमिताभ बच्चन जैसा चाहिए। तो अगर हम चुनेंगे तो अमिताभ बच्चन को चुनेंगे, हेमा मालिनी और रेखा को भी चुनेंगे। जी। हाँ, और आप एक दिन के लिए नियंता माने डिक्टेटर बन के एक नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप कौन-सा नियम बनाओगे आप? हम तो नियम ये बनाएँगे कि राष्ट्र प्रेम करें और राष्ट्र प्रेम में तमाम चीज़ें छुपी हुई हैं। सफाई, वातावरण, उत्पादन, सबका भलाई, ये सब ची बीच छुपी हुई है। तो हम तो उसी को चुनेंगे। जी। देशभक्ति के लिए प्रेरित करेंगे। अच्छा, और आपको किसी फ़िल्म के रीमेक में हीरो बनने का मौका मिले तो कौन-सा फ़िल्म करना चाहोगे? कौन-सा कैरेक्टर चुनेंगे आप? जो किया हमने अभी तक। हमको कोई पछतावा नहीं है जो हमने किया। हम तो खेती-बाड़ी वाले हैं और उसी में हमने काम किया, नाम कमाया और दाम भी कमाया, ऐसी बात नहीं है। भूखे-नंगे नहीं हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की पेंशन मिलती है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो हम रा अगर इसका मतलब हमें रामवीर चौधरी जो हैं, वो राम सिंह चौधरी जो हैं, वो राम सिंह चौधरी की ही भूमिका अदा करना चाहेंगे और फ़िल्म का नाम भी होगा कृषि दर्शन। सही वाओ! और आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन-सी आधुनिक यंत्र यानी फैंटेसी गैजेट है जो आप देखना चाहोगे या खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे आप? देखिए, हम इन्वेंट करना चाहेंगे इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। आपको सुना दूँ एक छोटा-सा दृष्टांत, छोटा बात बोलने से थोड़ा-सा बड़ा बात बोलूँगा। मैं मंगोलिया में था। मंगोलिया का जो यूनिवर्सिटी है, वो उलान बतौर, उन्होंने हमको इनवाइट किया क्योंकि वो उनका 50 साल पूरा हुआ था। मैं मंगोलिया गया नहीं था उसके पहले, पहली दफ़ा वहाँ गया। देखा वहाँ कि जो प्रोफ़ेसर, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर जो हैं वहाँ बड़ा 40 डिग्री -40 टेम्परेचर था, लेकिन वो बाहर निकल के सिगरेट पीते हैं। वहाँ सिगरेट बहुत पीते हैं, ठंडा मुल्क है, पीते हैं, लेकिन अपने कमरे में नहीं। एक जगह बनी हुई है, तो सिगरेट पी के और बट भी वहीं रखते हैं। छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में से जा रहे हैं, अगर वो केला खा रहे हैं, तो छिलका सड़क पर नहीं डालते, वो अपने बैग में पीछे डाल देते हैं। मैंने जब इंडिया के वहाँ राजदूत थे मंगोलिया में, उलान बतौर में, उनसे कहा, "अब तो आप यहाँ राजदूत हो, हम तो यहाँ 1 हफ्ते के लिए आए हैं। ये चीज़ें अगर अपने वहाँ की जाएँ
अपने वहाँ की जाए, कितना सुंदर देश होगा। तो हमको ये झाड़ू लगाने वालों को की ओर नहीं देखना पड़ेगा कि इसकी सफाई कर दो। हर आदमी, हमारे जो 140 मिलियन लोग हैं, ये झाड़ू का भी काम करेंगे। तो हर आदमी अपने आप में सफाई का अगर ध्यान रखे, तो ऐसी कोई मशीन हो जो सबके दिमाग में, अब आजकल तो एआई की बात चल रही है, कोई ऐसा एआई हो, जो एक चिप यहाँ लगा दिया जाए कि भैया बिहेव, बिहेव, ये जो हुआ कर रहे हो इधर-उधर, तो हम वही मशीन चाहेंगे जो यहाँ एक चिप लगा दे हर एक के दिमाग में, सबको अनुशासन। जी, तो इस तरीके का कोई यंत्र है तो जिसका भविष्य में युवा जी, पीढ़ी अगर मैडम, बना आ रहा, सकती आप है, तो सोएं, सर की उम्मीदों को पूरा आप हो बड़े, जाए कर आप दे। राइट, बहुत खुशी एब्सोल्युटली। होगी ये, कि ये एक्सटर्नल चिप यहाँ लग रहा है। ये लग रहा है कि रूल, रेगुलेशन और बिहेवियर सब दिखाने के लिए। क्लोज़ एक और सवाल दूँगा कि मेरी अगली पीढ़ी, ये हमारे पोते हैं, बेटे के बेटे, ये। तो नमस्ते। आप देख सकती हो कि हमने अपने परिवार को नहीं छोड़ा, परिवार भी साथ है, बाई चांस से लोग आए हुए हैं। तो ये अभी तो हैं प्राइमरी स्कूल में, लेकिन अपने क्लास में टॉप रहते हैं, नंबर 1। वाओ! बढ़िया। अपना जी, मुँह पूरा गुड, दिखा दो। ये एक्सीलेंट। तो ये बच्चे रहेंगे तो हम बच्चों पर एक अलग प्रोग्राम बनाएँगे, फिर इनकी पढ़ाई पर हम बनाएँगे, इनकी जी, शिक्षा पर हम बनाएँगे। जी। तो जी, नवीन शिक्षा जी, अब में, हम अपने अंतिम चरण में आ गए हैं, तो एक जानकारी के साथ और सर का हम शुक्रिया करें तो जी। ओके। हाँ, आखिरी आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल सर, अभी उभरते हुए युवा है, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे आप? यंगस्टर्स को, जेन ज़ी और जेन अल्फा, उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? एक्शन को मैंने कहा ना कि वही फिर हम कलाम साहब को रिपीट करेंगे। हर एक को कहेंगे, एक अपना जीवन का उद्देश्य बनाइए, गोल सेट करिए, जिसको सपना देखते हैं, जागते हुए सपना देखने वाला, और उसको पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करें। इधर-उधर आजकल भटकाव बहुत ज़्यादा है। भटका मैं इसको स्पष्ट कर दूँ, भटकाव बहुत ज़्यादा है। हमारे ज़माने में न टेलीविज़न था, न कुछ था, दुनिया भर की चीज़ें नहीं थी, तो हम बड़े आराम से कंसंट्रेट कर लेते थे। आजकल इन बच्चों के सामने बहुत कठिनाई है, बहुत कठिनाई है। छोटे बच्चे भी पीठ पर लदे हुए जा रहे हैं। तो इस नाते अगर उस सर जी, की बात से जुड़ना मैं चाहूँगी कि अगर एक वैज्ञानिक ही अगर इस बात को कह रहे हैं कि भटकाव बहुत है, तो ये वास्तव में एक चिंतन का विषय है। इस जी। बात पर हमको ये सरकार सोचना को सोचना पड़ेगा। पड़ेगा। जी, तो मेरे घर के सामने से भी बच्चे गुज़रते हैं, और उनके पास इतना बैग होता है, ऑलमोस्ट उनके वज़न का आधा। तो ये कुछ सोचें। और मैं मंगोलिया की प्रशंसा फिर करूँगा, क्योंकि कहीं किसी मीडिया में नहीं आता, उसकी खाली बुराई आती है। वहाँ पे भी प्राइमरी स्कूल के स्टेज से बच्चों को पिकअप करते हैं। आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, आपको स्पेस साइंटिस्ट, गरीब देश, और वो सबको हड़काए रखता है, इतना वहाँ विज्ञान है। और मैं उलान बतौर मंगोलिया में ही था, जिस साल इंडिया को एको गोल्ड मेडल नहीं मिले थे। हम भी तालियां बजा रहे थे एयरपोर्ट पर, 9 गोल्ड मेडल लेके मंगोलियन आ रहे थे। कैसे? मंगोलिया की आबादी उत्तर प्रदेश की आधे से भी कम है। तो सोचिए, आधे से कम आबादी वाला देश 9 गोल्ड मेडल लेके आ रहा है, और आप शून्य लेके आए। क्यों? फोकस। इनका फोकस हुआ शुरू से। तो जो हमारे जो यूथ हैं, उनको इस किस्म की का शुरू से पिकअप किया जाए कि तुम ये बनोगे, प्लान्ड वे में। भले हम डेमोक्रेसी हैं, लेकिन कुछ गाइडेंस इस किस्म का हो। जी, ठीक है सर। कार्यक्रम का अंत करें और उससे पहले जो है आप जो महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं अपने दर्शकों को, वो देते हुए जाइए। तो थैंक यू सो मच सर, आप हमारे इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, और हम आपको फिर से हमारे प्लेटफ़ॉर्म में बुला के और बहुत सारा विषय बात करेंगे। और दोस्तों, आखिरी के बात से पहले आपसे विनती है कि अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कम से कम 3 लोगों से शेयर कीजिए, और इन्हें कोई फ़ायदा हो, शायद उन्हें भी इससे कोई फ़ायदा हो, या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आए तो धन्यवाद। और आज हम आज का सामान्य ज्ञान सुनते हैं पद्मश्री अवार्ड के बारे में। हम सोचते हैं कि पद्मश्री अवार्ड डायरेक्ट गवर्नमेंट, मतलब सरकार देते हैं, मगर एक ऐसा बात है कि लोग खुद को भी नामित कर सकते हैं, मगर सेल्फ नॉमिनेट भी कर सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि
नामांकन सिर्फ सरकारी विभागों से होते हैं, लेकिन कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन नामांकन कर सकता है और चाहे तो खुद का नाम भी आधिकारिक पोर्टल के जरिए भेज सकता है। और मेडल के बारे में बात करें तो ये मेडल कांस्य का है, लेकिन उभरी हुई नक्काशी सफेद सोने की होती है। अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि पद्मश्री का मेडल भले ही कांस्य का हो, लेकिन उस पर बनी कमल की आकृति और अक्षर सफेद सोने से उकरे जाते हैं और ये एक दिलचस्प डिटेल है जो कई लोग नोटिस ही नहीं करते हैं। और दोस्तों, तीसरा फैक्ट है कि सिर्फ भारतीयों के लिए नहीं, विदेशियों को भी मिल सकता है। हालांकि इसे भारतीय नागरिक सम्मान माना जाता है, पर पद्मश्री विदेशी नागरिकों को भी दिया जा सकता है अगर उन्होंने भारत के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और पहला मरणोपरांत मतलब पोस्टुमस पद्मश्री 1971 में दिया गया था। यह सम्मान यूके की ग्रेस मेरी लिनेल को दिया गया था। ये पद्मश्री पाने वाली पहली मरणोपरांत व्यक्तित्व बनी है। और लास्ट फैक्ट है कि कुछ प्रसिद्ध लोगों ने पद्मश्री लेने में इनकार भी किया था। हेमंत कुमार मुखर्जी और विलायत खान, ममोनी रायसोम गोस्वामी और सलीम खान जैसे मशहूर नामों ने अलग-अलग कारणों से पद्मश्री स्वीकार करने से मना कर दिया था। सो ये था आज का सामान्य ज्ञान। और आपको पद्मश्री अवार्डी के बारे में कोई पता है तो, और कोई पद्मश्री अवार्डी से इंस्पायर हो तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर ये एपिसोड आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहीं पर समाप्त करते हैं आज का एपिसोड। तो टीजीवी हिंदी में ट्यून करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं हूँ नवीन सामला, आपका हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारा ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचाए। तो अगले बार तक के लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए फिर से अगले एपिसोड में दूसरे मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।